आज के इस लेक्चर में हम लोग मॉडर्न फिजिक्स के टॉपिक न्यूक्लियाई को पढ़ने वाले हैं, जो कि बहुत ही एक आसान और इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। चलिए शुरू करते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, ये हमारे पास एक एटम का फोटो बना हुआ है। इस एटम के अंदर में ये न्यूक्लियाई को हमने दिखाया है। न्यूक्लियाई के अंदर में दो चीज़ है, एक तो न्यूट्रॉन और वाइट कलर से यहाँ आपको दिख रहा होगा, दैट इज़ प्रोटॉन। इन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को हम कहते हैं न्यूक्लियॉन्स, राइट। अगर हम न्यूक्लियस को डिफाइन करें, न्यूक्लियस को या न्यूक्लियाई को डिफाइन करें, तो डेफिनेशन ऐसा होगा कि न्यूक्लियस इज द सेंट्रल पार्ट ऑफ एन एटम वेयर द इंटायर मास ऑफ एन एटम इज कंसंट्रेटेड। आपको दिख रहा होगा कि ऑलमोस्ट 90% of the atom is empty. Its central part is nucleus, which has all the mass present in it. न्यूक्लियस के अंदर में दो चीज़ होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, जिसको हम न्यूक्लियॉन्स कहते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट करने का ये तरीका है, किसी भी न्यूक्लियस को अगर हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं तो हम इसके लोअर पार्ट पे लिखते हैं जेड। यहाँ जेड जो है वो एटॉमिक नंबर को डिनोट करता है, जिसका मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। यहाँ देखो, जेड इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और इसके अपर सफिक्स में हम लिखते हैं ए इज मास नंबर। इट इज़ अ नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, मतलब किसी न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स और कितने न्यूट्रॉन्स हैं, ये हमें इसके मास नंबर से पता चलता है। क्लियर है। चलिए आगे देखिए, इसका मतलब अगर हमसे ये कहा जाए कि कोई न्यूक्लियस है, उसके अंदर में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना होगा उसे कैलकुलेट करो, तो हम ये कह सकते हैं कि ए जो है, दिस ए is number of protons plus number of neutrons and z is basically number of protons। तो अगर मैं a minus z कर दूँ, that is equal to number of neutrons। क्लियर है। मतलब number of neutron is basically mass number minus atomic number। क्लियर है। अब एक जानकारी आप सबको बता दूं कि मास ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल, आपको पता है फंडामेंटल पार्टिकल तीन होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इनके मास के बारे में मैं आइडिया दे देता हूँ। Mass of electron is 9.1 into 10 to the power minus 31 kg. Mass of proton is 1.67 into 10 to the power minus 27 kg. Mass of neutron is 1.678 into 10 to the power minus 27 kg। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि न्यूट्रॉन का सिर्फ यहाँ पे 8 एक्स्ट्रा डेसिमल आने से ये देखा गया कि न्यूट्रॉन इज़ द हैवीएस्ट फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम। किसी न्यूक्लियस के अंदर में जो भी न्यूक्लियॉन्स होते हैं उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में न्यूट्रॉन सबसे ज़्यादा हैवी होता है, और इनफैक्ट इलेक्ट्रॉन का मास, रिलेटिव मास जो है हम ऑलमोस्ट जीरो लेते हैं। क्लियर है। यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, देखो, न्यूक्लियॉन्स कंटेन्स जेड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, क्लियर है, एंड ए माइनस जेड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। क्लियर। नोट करके दो पॉइंट समझो। न्यूट्रॉन इज द हैवीएस्ट फंडामेंटल पार्टिकल। न्यूट्रॉन क्या है? सबसे ज़्यादा भारी फंडामेंटल पार्टिकल है। इसके अलावा कि अमॉन्ग इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन आर हाईली अनस्टेबल। ये बहुत ही ध्यान देने वाली बात है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में सबसे ज़्यादा अनस्टेबल न्यूट्रॉन होता है। ये चीज़ जब मैं आपको अगले लेक्चर में, जब मैं रेडियो एक्टिविटी पढ़ाऊँगा, उस समय मैं बताऊँगा कि न्यूट्रॉन जो है कई बार प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में भी कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम अलग अलग टाइप ऑफ डीके में समझेंगे। क्लियर है। बस आपको अभी याद ये रखना है कि न्यूट्रॉन इज़ हाईली अनस्टेबल। न्यूट्रॉन सबसे ज़्यादा हैवी होता है और अनस्टेबल होता है। ठीक है, चलो आगे पढ़ते हैं। मास डिफेक्ट एक टॉपिक है। मास डिफेक्ट, मास डिफेक्ट होता क्या है पहले तो ये समझते हैं। इसको हम डेल्टा एम से डिनोट करते हैं। क्लियर है। देखो, इफ अ न्यूक्लियस कंटेन्स जेड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड ए माइनस जेड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, देन एक्चुअल मास ऑफ न्यूक्लियस इज एम नॉट। अगर मान लो कोई न्यूक्लियस हमारे पास जिसमें मैंने कहा कि 2 प्रोटॉन है और 5 न्यूट्रॉन है, तो इसका एक्चुअल मास कितना होना चाहिए? 2 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 5 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन। यही होना चाहिए इसका एक्चुअल मास, हाँ या ना। तो इसको हमने डिनोट किया एम नॉट से, मतलब एम नॉट, इसी को आइडियल मास ऑफ न्यूक्लियस हमने कहा। जेड इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ए माइनस जेड इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन। ये आइडियल मास होना चाहिए। लेकिन जब हम एक्सपेरिमेंट में देखते हैं, या जो अपने पास डाटा ये कहता है कि किसी न्यूक्लियस का मान लो आइडियल मास 20 एटॉमिक मास यूनिट होना चाहिए, लेट्स सपोज, तो एक्सपेरिमेंटली ये पाया गया कि इसका मास 20 ना होकर कुछ 18 होता है, जिसको हम एक्सपेरिमेंटल डाटा कहते हैं, या नेचर में जो मास पाया जाता है। इसका मतलब ये 2 एटॉमिक मास यूनिट को की जो कमी आई, ये जो डिफेक्ट है, इसे हम मास डिफेक्ट कहते हैं। चलो यहाँ समझते हैं क्या लिखा हुआ है। बट एक्सपेरिमेंटली इट इज़ फाउंड दैट द मास ऑफ द न्यूक्लियस, here I have written m dash is the experimental mass, है ना, या mass that is found in nature।
मास ऑफ द न्यूक्लियस इज लेस देन द एक्चुअल मास एम नॉट, मतलब एम डैश जो है वो एम नॉट से कम होता है। यहाँ दिख रहा होगा आपको कि जो एक्सपेरिमेंटल मास है या जो नेचर में जो मास मिलता है वो एक्चुअल मास से कम होता है। इसका मतलब अगर आपसे ये कहा जाए कि मास में डिफेक्ट कितना हुआ तो हम कह सकते हैं कि यार एक्सेस मास मतलब एम नॉट माइनस एम डैश, एक्चुअल मास या आइडियल मास माइनस एक्सपेरिमेंटल मास, इसे हम कहते हैं मास डिफेक्ट। क्लियर हुआ? डेल्टा एम क्लियर है? चलो इसके आगे समझते हैं, मास डिफेक्ट के बारे में थोड़ी सी और पढ़ाई करते हैं। व्हेन द न्यूक्लियस कंबाइन टू फॉर्म अ न्यूक्लियॉन्स देन मास डिक्रीजेज, दिस डिक्रीज इन मास इज कॉल्ड मास डिफेक्ट। एक बात मैं आपको बता दूं कि हमारा वीडियो उन सभी बच्चों के लिए हेल्पफुल होगा, चाहे वो आप बोर्ड के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप नीट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप जेई के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, सभी के लिए हमारा वीडियो हेल्प होगा। इसलिए हमने एक कोशिश किया है कि इसके डेफिनेशन के साथ आपको कॉन्सेप्ट समझाते जाऊं ताकि न्यूमेरिकल के लिए हम एक सेपरेट वीडियो बना सकें। चलिए, तो मास डिफेक्ट का डेफिनेशन क्या कहता है यहाँ पे? व्हेन द न्यूक्लियॉन्स कंबाइन टू फॉर्म अ न्यूक्लियस द मास डिक्रीजेज। ऑब्वियस सी बात है, मान लो कि 5 प्रोटॉन और 7 न्यूट्रॉन, मान लो ये 7 न्यूट्रॉन 5 प्रोटॉन कंबाइन हुए, तो आइडियली मास कितने होने चाहिए? 7 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 5 टाइम्स ऑफ मास ऑफ न्यूट्रॉन। हाँ, लेकिन नेचर में ऐसा देखा गया कि इसका जो मास है वो 7 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 5 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन ना होके कुछ कम आया। मान लो ऐसे समझते हैं अपन 7 5 12, ऐसे 12 ना होके कुछ आया ऐसे 10, तो ये जो 10 कुछ जो कमी हो गई दैट इज कॉल्ड मास डिफेक्ट। तो हमने यही चीज लिखा है, डेल्टा एम इज बेसिकली इक्वल टू आइडियल मास माइनस एक्सपेरिमेंटल मास। दिस इज आइडियल मास माइनस एक्सपेरिमेंटल मास एम डैश। क्लियर है? अब एक टॉपिक है मास एनर्जी एक्विवेलेंस। ये बहुत ही फेमस टॉपिक है क्योंकि लगभग सभी को पता रहता है E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, इतना तो हम जानते ही है। आइंस्टाइन, अल्बर्ट आइंस्टाइन का सबसे फेमस इक्वेशन E इज इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने हमें ये बताया था कि एनर्जी जो है वो मास में कन्वर्ट हो जाता है, या आप यूँ कहें कि जब न्यूक्लियॉन्स कंबाइन होकर जब न्यूक्लियस के अंदर में कंबाइन होते हैं तो कुछ मास एनर्जी के फॉर्म में या तो रिलीज हो जाते हैं, क्लियर है, या फिर जब ये न्यूक्लियस को तोड़ा जाता है तो एनर्जी कुछ रिलीज होता है, या फिर न्यूक्लियस जब बनता है तो कुछ एनर्जी रिक्वायर होता है। इस कंडीशन में ये चीज़ आगे आपको मैं बताऊंगा कि ये बेसिकली बाइंडिंग एनर्जी है, ये मैं आपको समझाऊंगा आगे। क्लियर है? तो ये बहुत ही फेमस एनर्जी इक्वेशन इक्विवेलेंस है। एनर्जी इज इक्वल टू डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। यार डेल्टा एम इज मास डिफेक्ट, मतलब आइडियल मास माइनस एक्सपेरिमेंटल मास इंटू सी। सी क्या है यहाँ पे? सी इज स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है बच्चों? स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? तो इसका जो एनर्जी है वो आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी आप लिख सकते हो, आप चाहो तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी लिख सकते हो। एक जानकारी मैं यहाँ आपको बता दूँ, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। क्लियर है? तो एनर्जी इन केस ऑफ, कई बार डायरेक्ट आपको कह दिया जाता है कि फाइंड द एनर्जी इन टर्म्स ऑफ मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हियर मेगा, यू नो 1 मेगा इज इक्वल टू 10⁶, राइट? तो एनर्जी को मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर कैलकुलेट करना है तो मास जो दिया हुआ है एटॉमिक मास यूनिट में उसको आपको 931.5 से मल्टीप्लाई कर देना है। क्लियर है? चलो इसके आगे पढ़ते हैं अपन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है बाइंडिंग एनर्जी, राइट? देखो, बाइंडिंग एनर्जी से एक सवाल या तो बोर्ड में आता है या फिर आपके नीट में या जेई में शायद आ सकता है, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, लेकिन फिर भी इस न्यूक्लियर चैप्टर की बात करें तो बाइंडिंग एनर्जी, रेडियो एक्टिविटी, यही 2 टॉपिक हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलो बाइंडिंग एनर्जी को समझते हैं। क्या होता है बाइंडिंग एनर्जी? देखो यहाँ डेफिनेशन लिखा हुआ है, और यहाँ पे अच्छी बात यह है कि 2 डेफिनेशन लिखे हुए हैं। पहला डेफिनेशन क्या लिखा हुआ है? द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन डिफरेंट न्यूक्लियॉन्स कंबाइन टू फॉर्म अ न्यूक्लियस। अगर बहुत सारे न्यूक्लियॉन्स, यहाँ देखो ये देखो बहुत सारे यहाँ पे न्यूक्लियॉन्स है, मतलब प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों होंगे। जब ये कंबाइन कर गए, फाइनली जब ये कंबाइन करके ये जो न्यूक्लियॉन्स है, ये न्यूक्लियॉन्स जब कंबाइन करके एक कंप्लीट न्यूक्लियस बनाता है, उस दौरान क्या होता है? एनर्जी रिलीज होता है। ये आपको दिख रहा है ऐसे एरो का, अपवर्ड एरो का मतलब होता है एनर्जी रिलीज होता है। इस एनर्जी को हम बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं, राइट? पहला डेफिनेशन के अनुसार द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन डिफरेंट न्यूक्लियॉन्स कंबाइन टू फॉर्म अ न्यूक्लियस। आगे देखो, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक एनी न्यूक्लियस इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट न्यूक्लियॉन्स इज ऑल्सो कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी।
अब ऐसे समझो कि ये न्यूक्लियस था, पहले से स्टेबल था, इसके अंदर में बहुत सारे न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स थे, न्यूक्लियॉन्स थे। अब खुद ब खुद तो टूटेंगे नहीं अगर ये स्टेबल है तो। इसका मतलब अगर आपको इसको तोड़ने के लिए जो एनर्जी देना पड़ा, यहाँ देखो ये जो आपको एरो डाउनवर्ड एरो बताता है कि एनर्जी रिक्वायर्ड, ये इसको जो तोड़ने के लिए जो एनर्जी देना पड़ा दैट इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। तो ये डेफिनेशन क्या कहता है कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक एनी न्यूक्लियस इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट न्यूक्लियॉन्स इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। या फिर ऐसे कहे बहुत सारे न्यूक्लियॉन्स पड़े थे, उनको न्यूक्लियस बनने में जो एनर्जी हमें देना, जो रिलीज हुआ, उन्हें हम कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी। क्लियर है? ये समझ में आई बात? द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन डिफरेंट न्यूक्लियॉन्स कंबाइन टू फॉर्म अ न्यूक्लियस। तो ये एनर्जी रिलीज हुआ, और अगर आपको तोड़ना है तो एनर्जी देना पड़ेगा आपको। एनर्जी आपने दिया तो ये बहुत सारे न्यूक्लियॉन्स बन गए। क्लियर है? तो बाइंडिंग एनर्जी का भी यही फॉर्मूला होता है, बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर इन जूल। अगर आपको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए तो डेल्टा एम इंटू 931.5 लगा दो। ठीक है, चलो आगे समझते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स। अगर मान लो किसी न्यूक्लियॉन्स में, किसी न्यूक्लियस में 20 न्यूक्लियॉन्स है, 20 न्यूक्लियॉन्स है, इसका क्या मतलब है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन मिला के टोटल 20 है। तो 20 न्यूक्लियॉन्स के का अगर लेट्स से कि बाइंडिंग एनर्जी मैं कहता हूँ कि 100 जूल है किसी न्यूक्लियस का, अपन सपोज करते हैं, तो एक कोई न्यूक्लियस में जिसके ऐसा न्यूक्लियस जिसमें एक ही न्यूक्लियॉन्स हो, उसकी बाइंडिंग एनर्जी कितनी होगी? तो 100/20, दैट इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स। यही समझो, BE डैश करके हमने यहाँ समझाया है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स, टोटल बाइंडिंग एनर्जी अपॉन टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, मतलब बाइंडिंग एनर्जी अपॉन मास नंबर। क्लियर है? ठीक है, आगे देखो, हायर द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन मोर स्टेबल इज द न्यूक्लियस। अपने पास आपको पता है कि अपने पास जो भी एलिमेंट है, चाहे वो मेटल हो, नॉन मेटल हो, मेटलॉइड्स हो, जो भी हो, सेमीकंडक्टर, जिस भी फॉर्म में, अगर एलिमेंट जो है या एटम की बात करें तो एटम के अंदर में जो न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियस स्टेबल है या नहीं है, ये किस बात से पता चलता है? उसके अंदर में कितने प्रोटॉन्स पर न्यूट्रॉन्स हैं। एक तो ये बात, दूसरी बात कि इन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को तोड़ने के लिए कितना ज़्यादा अपने को बाइंडिंग एनर्जी लगेगा, या फिर जब ये न्यूक्लियस बने होंगे तब कितना ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी रिलीज करेंगे। तो इन सभी को समझने के लिए अपन सिंपली ये समझ सकते हैं कि ऐसे एटम जिनका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन सबसे ज़्यादा होगा, वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होंगे, मतलब उनके न्यूक्लियस सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। राइट? तो ये ग्राफ आता है, आप NCERT में भी इस ग्राफ को देख सकते हो, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स का ऐसा कुछ ग्राफ है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो पीक जो पॉइंट है वो मास नंबर 56 का है, ऑलमोस्ट आयरन, या आप ये कह सकते हो ट्रांजिशन एलिमेंट 26, 27 से लेकर 30 तक वाले जो एलिमेंट है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं, इनके न्यूक्लियस सबसे स्टेबल होते हैं। राइट? क्योंकि इनका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन सबसे ज़्यादा होता है, मैक्सिमम होता है। राइट? ठीक है, ये NCERT की ग्राफ थी, आप NCERT में चाहो तो आप इसको देख सकते हो। ठीक है, चलो इसके आगे पढ़ते हैं अपन। इसके आगे एक पॉइंट है, वो ये समझना है आपको कि जब कभी भी लेस स्टेबल न्यूक्लियस जो है वो मोर स्टेबल बनता है तो दो बातें होती है कि उनकी मास जो है, ये उनकी साइज़, ऐसे समझो कि कोई हैवी न्यूक्लियस है, इसके अंदर में बहुत सारे प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, वो जब मोर स्टेबिलिटी को गेन करेगा तो क्या करता है, बहुत सारे प्रोटॉन न्यूट्रॉन को रिलीज कर देता है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। इसी को अपन अगले लेक्चर में पढ़ने वाले हैं कि रेडियो एक्टिविटी के फॉर्म में। आपको एक चीज़ बता दूं मैं कि न्यूक्लियस जो है वो स्टेबिलिटी पाने के लिए रेडिएशन करता है, और कोई भी न्यूक्लियस रेडिएशन करेगा या नहीं करेगा, ये किस बात पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन इज टू न्यूट्रॉन के रेशियो पे। मतलब किसी न्यूक्लियस में 10 प्रोटॉन 10 न्यूट्रॉन है, इसका ये मतलब है कि हो सकता है ये स्टेबल हो। लेकिन अगर 10 प्रोटॉन है और 40 न्यूट्रॉन है, इसका मतलब है कि ये न्यूट्रॉन, मैंने पहले बताया था कि न्यूट्रॉन इज हैवीएस्ट एज वेल एज अनस्टेबल पार्टिकल। तो न्यूट्रॉन ज़्यादा होने के कारण क्या होता है, ये न्यूक्लियस जो है अनस्टेबल हो जाएगा और इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन अपनी एनर्जी को लूज करके ये अपने मास को कम करना चाहेगा। मतलब अगर कोई स्टेबल न्यूक्लियस है तो उसका मास कम होगा, अनस्टेबल है मतलब उसका मास ज़्यादा होगा। ऐसे आप फोटो में भी यहाँ देख सकते हो कि ये हैवी बड़े से न्यूक्लियस है, जब ये एनर्जी कुछ रिलीज़ करेगा, एनर्जी कैसे रिलीज होगा, यहाँ उसके मास एनर्जी, इनका मास जो है एनर्जी फॉर्म बन जाएगा और ये स्टेबल न्यूक्लियाई बन जाएगा। तो यही लिखा हुआ है, व्हेन लेस स्टेबल न्यूक्लियाई कन्वर्टेड टू मोर स्टेबल फॉर्म देन एनर्जी इज रिलीज। यहाँ दिख रहा है आपको, एंड दिस रिएक्शन इज बेसिकली स्पॉन्टेनियस। इसमें कोई एनर्जी आपको एक्स्ट्रा नहीं देना पड़ता है, ये खुद ब खुद होता है नेचर में। रेडिएशन इज स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। राइट? तो आगे देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है कि इन न्यूक्लियर रिएक्शन if the mass of the reactant nucleus is greater than the mass of the product nucleus then the reaction will be spontaneous and energy will release। ऐसा है कि न्यूक्लियस, रिएक्टेंट का न्यूक्लियस मान लो इसके मास है फॉर एग्जांपल 500
एटॉमिक मास यूनिट। अब ये स्टेबिलिटी गेन करने के लिए ये अब बना लिया 20 एटॉमिक मास यूनिट। तो इस केस में इसने क्या किया, अपने मास, हैवी मास को, मास, अच्छा किसी न्यूक्लियस का ज़्यादा मास, इसका मतलब इसके अंदर में प्रोटॉन न्यूट्रॉन ज़्यादा है, क्लियर बात है। तो अपने प्रोटॉन न्यूट्रॉन को रेडिएशन के फॉर्म में रिलीज़ करके एनर्जी को रिलीज़ करता है और अपने आप अपना साइज छोटा कर लेता है, मतलब उसका अपना मास कम कर लेता है, जिसके कारण ये स्टेबिलिटी गेन करता है। क्लियर हुआ बात? ठीक है, चलो इसी को यहाँ समझते हैं। एक टर्म है जिससे हम कैलकुलेट करते हैं कि कितना एनर्जी रिलीज हुआ, जिसको हम बोलते हैं क्यू वैल्यू। ये कई बार आपको किताब में दिख जाएगा, आप चाहे जेईई मेंस की सवाल करो, चाहे आप नीट की सवाल करो, कई बार पूछ लिया जाता है कि क्यू वैल्यू क्या होगी किसी न्यूक्लियर रिएक्शन में। समझो क्यू वैल्यू क्या होता है। द क्यू वैल्यू ऑफ एनी न्यूक्लियर रिएक्शन टेल्स अस द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड और एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द रिएक्शन। किसी न्यूक्लियर रिएक्शन में एनर्जी रिलीज हुआ या एनर्जी उसको, उस रिएक्शन में एनर्जी एब्जॉर्ब हुआ, वो हमें क्यू वैल्यू से समझ में आता है। देखो यहाँ समझते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं अपन। कोई न्यूक्लियर रिएक्शन है A+B, दो न्यूक्लियर रिएक्ट कर रहे हैं, न्यूक्लियर A एंड न्यूक्लियर B, रिएक्ट करके कुछ फॉर्म हो रहा है C&D। तो इस केस में रिएक्टेंट क्या है A एंड B, प्रोडक्ट क्या है C एंड D। तो इस केस में अगर आपसे पूछे कि भाई क्यू वैल्यू बताओ, तो हम कहते हैं क्यू वैल्यू क्या है, एक तो एनर्जी है या तो रिलीज हुआ जाए, तो एनर्जी को अपन क्या लिखते हैं, एनर्जी इज इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर। डेल्टा एम यहाँ पे जो है, इसी को हम यहाँ समझा रहा हूँ मैं कि डेल्टा एम इज बेसिकली मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट। समझो बात को। हमने अभी क्या देखा था कि ये हैवी न्यूक्लियाई जो है स्टेबिलिटी पाकर छोटे फॉर्म में बन जाते हैं। इसका मतलब इसका मास ज़्यादा है, इसका मास कम है। तो अगर कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन में मास ऑफ रिएक्टेंट ज़्यादा है और प्रोडक्ट कम है, इसका मतलब वो रिएक्शन कैसा है, स्पॉन्टेनियस है। इसका मतलब वो चाहता है खुद ब खुद अपने मास को कम करके स्टेबिलिटी गेन करना, मतलब वो एनर्जी रिलीज कर रहा है। क्लियर है? तो इसका एक जनरल फॉर्मूला ये है, क्यू वैल्यू इज इक्वल टू मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट इनटू 931.5। ये 931.5 अगर आपने लगाया तो ये आपका वैल्यू आएगा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, याद रखना, ठीक है। नहीं तो फिर से वही बात, C स्क्वायर, C की वैल्यू आप चाहो तो 3 × 10⁸ का होल स्क्वायर कर दो मीटर पर सेकंड, तो इसका वैल्यू आ जाएगा आपको जूल में, राइट। तो अगर अपन बाइंडिंग एनर्जी के फॉर्म में समझे क्यू की वैल्यू, तो समझो बाइंडिंग एनर्जी के फॉर्म में क्या है, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। ये जो फॉर्मूला है ना, इस फॉर्मूला से अपने को दो बातें समझ में आएगा कि अगर क्यू की वैल्यू पॉजिटिव है तो क्या रिएक्शन कैसा होगा, क्या एनर्जी रिलीज होगा या एब्जॉर्ब होगा। क्यू की वैल्यू निगेटिव है तो एनर्जी रिलीज होगा या एब्जॉर्ब होगा। ये दोनों चीज़ अपने को क्लियर समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो इसको आगे समझते हैं। यहाँ देखो, अगर क्यू की वैल्यू पॉजिटिव है, क्यू की वैल्यू पॉजिटिव है मतलब बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा है बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट से, या फिर यूँ कहे कि मास ऑफ रिएक्टेंट ज़्यादा है मास ऑफ प्रोडक्ट से, तभी तो क्यू की वैल्यू पॉजिटिव है। मतलब बड़ा हैवी न्यूक्लियस जो है वो अपने आप को छोटे फॉर्म में कर दिया, इन द फॉर्म ऑफ रिलीज ऑफ एनर्जी, इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन बाय रिलीजिंग एनर्जी। तो जब मास ऑफ रिएक्टेंट ज़्यादा होगा, हमने अभी देखा डेल्टा क्यू इज इक्वल टू मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट। इसकी वैल्यू अगर पॉजिटिव आ रही है मतलब रिएक्टेंट की वैल्यू, मास ज़्यादा है रिएक्टेंट का, हैवी न्यूक्लियर जो है वो छोटे न्यूक्लियर में बनना चाह रहा है। तो बस याद रखना, अगर क्यू की वैल्यू पॉजिटिव है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, स्पॉन्टेनियस होगा, वो न्यूक्लियस खुद ब खुद चाहेगा कि रेडिएशन के फॉर्म में अपनी एनर्जी को रिलीज कर दे। और प्रोडक्ट क्या होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा, मोर स्टेबल देन द रिएक्टेंट। अभी मैंने बताया कि ये देखो हैवी से बन जाएगा छोटे फॉर्म में, ठीक है। क्यू की वैल्यू निगेटिव है, इसका मतलब क्या है, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट इज लेस देन बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। मतलब जिसका बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा, वो ज़्यादा स्टेबल, मतलब रिएक्टेंट पहले से स्टेबल था, वो प्रोडक्ट ने नहीं बनना चाह रहा होगा, तभी तो क्यू की वैल्यू निगेटिव आई। मतलब समझो न्यूक्लियाई पहले से स्टेबल था, आपने एनर्जी देकर इसको अनस्टेबल कर दिया, बहुत सारे न्यूक्लियॉन्स इसके अंदर में डाल दिया। तो अगर क्यू की वैल्यू निगेटिव है, इसका मतलब ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, खुद ब खुद नहीं होना चाहेगा, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, और प्रोडक्ट जो है वो कम स्टेबल होगा रिएक्टेंट के कंपेयर में। समझ में आई बात, राइट। तो बस आपको याद रखना है क्यू इज इक्वल टू मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट इंटू C स्क्वायर। अगर आप चाहते हो इसी की वैल्यू, आप चाहते हो कि मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मिले, तो बस आप इतना लिखो कि Q इज इक्वल टू मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट इनटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर है? चलो आगे समझते हैं। एक छोटा सा टॉपिक है, इसके बाद इस वीडियो को एंड करेंगे। अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं रेडियो एक्टिविटी के बारे में। रेडियो एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, उसको मिस मत कीजिएगा। चलिए, रिलेशन बिटवीन मास नंबर A एंड रेडियस ऑफ न्यूक्लियस R। देखो यहाँ पे मैंने दिखाया एक छोटा न्यूक्लियाई है और यहाँ पे देखो एक बड़ा न्यूक्लियाई है। मुझे बताओ छोटे न्यूक्लियस में
ज़्यादा न्यूक्लियॉन्स होंगे या बड़े वाले में होंगे? तो ऑब्वियस सी बात है, बड़े वाले में ज़्यादा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होंगे, हाँ या ना? ये बड़ा न्यूक्लियस है मतलब ज़्यादा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन होंगे। इसका मतलब इसकी जो ये मास नंबर है A2 ये ज़्यादा होगा A1 से। हम ये कह सकते हैं A2 इज़ ग्रेटर देन A1। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इनका साइज़ बड़ा है। या यूँ कहे कि जितना ज़्यादा वॉल्यूम होगा उतना ज़्यादा मास नंबर होगा, उतना ज़्यादा न्यूक्लियॉन्स होगा। मतलब मास ऑफ न्यूक्लियस इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट्स वॉल्यूम, हाँ या ना? या यूँ कहे कि वॉल्यूम न्यूक्लियस का जो है वो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स पे डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा, देखो इनका अगर मैं कहता हूँ ये V2, इसका मैं कहता हूँ V1 वॉल्यूम, मतलब V2 वॉल्यूम ज़्यादा है V1 से, इसीलिए नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स ज़्यादा हुए 2 में, A के कंपेयर में। समझ में आई बात? क्लियर है? तो वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। जितना ज़्यादा न्यूक्लियॉन्स उतना बड़ा न्यूक्लियस का साइज, उतना बड़ा साइज इसका मतलब उतना ज़्यादा रेडियस। ये देखो, मान लो रेडियस को हमने ये R से डिनोट किया, ठीक है? तो वॉल्यूम को क्या लिखेंगे? एक न्यूक्लियस को अपन स्फेयर मानते हैं, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है? 4/3 पाई आर क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास नंबर। इसका मतलब आर क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। क्योंकि देखो ये इस चीज़ को अगर आप इधर लेके जाओगे तो क्या आएगा? अपन ये लिख सकते हैं आर क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए इंटू 3/4, हाँ नीचे में पाई। समझ में आई बात? तो ये भी तो कांस्टेंट ही है, तो अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं कि आर क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास नंबर, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए टू द पावर 1/3, या इसी को कह सकते हैं आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब रूट ऑफ ए, राइट? यही तो है। अब देखो यहाँ पे जो प्रोपोर्शनैलिटी हटता है तो हमेशा एक कांस्टेंट आता है। हमने यहाँ पे कांस्टेंट आया जिसको बोलते हैं R0। दिस इज बेसिकली द रेडियस ऑफ हाइड्रोजन न्यूक्लियस विच इज़ 1.2 इंटू 10⁻⁻15। बुक में आपको R0 की वैल्यू ऐसे भी लिखा रहता है 1.2 फर्मी FM। अब समझ जाना, फर्मी मतलब 10⁻⁻15 मीटर, ठीक है? समझ में आ गई बात? रेडियस of nuclei is equal to R0 some constant into A, that is mass number. It is not mass, it is number of proton and neutrons, I mean neutrons, is cube root of mass number। मतलब R is equal to R0 cube root, R is equal to R0 cube root of mass number, ठीक है? चलो इसको आगे समझते हैं। एक सवाल है, इस सवाल को सॉल्व करते हैं, इसके बाद फिर अपन इस वीडियो को ख़त्म करेंगे, ठीक है? चलो सवाल क्या कह रहा है, यहाँ देखो सवाल कह रहा है कि इफ़ द रेडियस रेशियो ऑफ 2 न्यूक्लियाई इज 3:2 एंड मास नंबर ऑफ 1 इज 135 एटॉमिक मास यूनिट, फाइंड द मास ऑफ अदर न्यूक्लियस। क्लियर है? चलो इसको सॉल्व करते हैं। मान लो कि अपने पास कोई 2 न्यूक्लियस होंगे, एक ये न्यूक्लियाई हो गया, एक बड़ा सा ले लो, ठीक है? ये इसका रेडियस, एक इसका रेडियस, ठीक है? मान लो अपने पास ये रेडियस है R1, ये रेडियस है R2, ठीक है? तो आपके पास सवाल में क्या कह रहा है कि R1/R2 इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है? 3:2, राइट? और आपको ये भी कह दिया गया कि किसी एक इन दोनों में से कोई एक का मास कितना दिया हुआ है। ये देखो मास कह रहा है कि 135 एटॉमिक मास यूनिट है, तो आपको दूसरा पूछ रहा है। मतलब अपन यहाँ सॉल्व कर सकते हैं। R1/R2 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? देखो क्यूब रूट ऑफ A1 अपॉन क्यूब रूट ऑफ A2। हाँ क्लियर है? क्या मैं इसी को ऐसे लिखूँ? यहाँ देखो, क्या मैं यही लिखूँ 3:2 इज इक्वल टू, और एक चीज़ और अपने सवाल में दिया हुआ है, मान लो A1 इज इक्वल टू 135, राइट? A2 पूछ रहा है, मतलब दूसरे का मास नंबर पूछ रहा है, क्या होगा? तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ A1/A2 इज इक्वल टू, यहाँ देखो A1/A2 टू दी पावर 1/3। क्लियर है? क्यूब रूट को, इसी को अगर मैं यहाँ सॉल्व करूँ तो हमारे पास क्या आएगा? अपने पास आएगा 3:2 इज इक्वल टू A1 की वैल्यू कितना है? 135 अपॉन A2 क्यूब रूट ऑफ A2। इसका क्यूब रूट अगर निकालोगे आप तो कितना आएगा? इसका क्यूब रूट देखो कितना आएगा। बेहतर ये है तरीका कि अपन एक काम करते हैं, दोनों साइड ना क्यूब ले लेते हैं। दोनों साइड क्यूब करने से क्या फ़ायदा हो जाएगा? देखो अगर अपन दोनों साइड क्यूब कर देते हैं उससे क्या फ़ायदा हो जाएगा, इसको समझो। देखो अगर अपन दोनों साइड क्यूब कर देंगे तो ये होगा क्या? अपन यहाँ पे लिख सकते हैं कि 3 का क्यूब मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3 27 अपॉन 2 इंटू 2 इंटू 2 8 इज इक्वल टू 135 अपॉन यहाँ पे आ जाएगा आपको A2। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो A2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? इधर आ जाएगी 135 इंटू 8 अपॉन नीचे में आ जाएगी आपको 27। यहाँ सॉल्व करो तो आप देखो A2 इज इक्वल टू इधर
3 9 ज़ा 27, 3 4, 3 5 ज़ा इंटू 8, तो 82 इज इक्वल टू आ जाएगा आपको 40 एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, क्लियर है? चलिए, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए कुलदीप फिजिक्स को। आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, डॉक्टर कुलदीप_कुलदीप_26 पे। थैंक यू।